हेलो बच्चों, स्वागत है आपका रेप्लिका वर्ल्ड में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इतना ज़्यादा कोई डिफ़िकल्ट भी नहीं है, तो इसलिए आपको इसको ध्यान से पढ़ना है। तो ये जो हमारा क्लासिफिकेशन होता है एंजाइम का, ये डिसाइड करती है हमारी एक बॉडी जिसको हम जानते हैं एंजाइम कमीशन के नाम से। यानी क्लासिफिकेशन का क्राइटेरिया क्या होगा और किस तरीके से एंजाइम को क्लासिफाई किया जाएगा, ये सब डिसाइड करती है हमारी एक बॉडी जिसको हम एंजाइम कमीशन बोलते हैं। तो एंजाइम कमीशन ने एक रूल बनाया जिसके अकॉर्डिंग एंजाइम्स की नेमिंग की गई। इस रूल के अकॉर्डिंग जो हमारे एंजाइम हैं और जो उनके नाम हैं उनको किस तरीके से रखा गया, उनको क्लासिफाई किस बेसिस पर किया गया कि जो केमिकल जिस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है उसके अकॉर्डिंग उसकी कैटेगरी बताई जाएगी, उसको क्लासिफाई किया जाएगा और उसकी नेमिंग की जाएगी। अब फर्दर आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो हमारे एंजाइम होते हैं उनको किस किस कैटेगरी में रखा जाता है और उनका नाम किस अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। और जो एक हमारा उनका नंबर सिस्टम वाला नेम होता है वो किस तरीके से होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग समझेंगे आज। जो हमारा एंजाइम कमीशन है उन्होंने एक स्पेशल नाम दिया एंजाइम्स को विद 4 लेटर्स। यहाँ पर ये जो हमारे नाम था, ये जो हमारा ये 4 लेटर्स का था या 4 नंबर्स हम उनको बोल सकते हैं, 4 नंबर्स का ये नाम था। जैसे कि हमारा एक एंजाइम होता है जिसका नाम है EC 2.7.1.2 या 2712। तो ये जो है ये है हमारा हेक्सोकाइनेज। तो 2712 जो है ये हमारा हेक्सोकाइनेज का नाम है। ये हमारा नाम है EC का जो क्लासिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग, जो उसका नेमिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। तो अब ये जो हमारा पहला नंबर होता है ये किस चीज़ को सजेस्ट करता है, ये हमारा मेजर क्लास को सजेस्ट करता है। यानी एंजाइम जिस क्लास से बिलोंग करता है ये नंबर उस क्लास को शो करता है। फिर जो हमारा सेकंड नंबर है जो कि यहाँ पर 7 है, ये किस चीज़ को डिनोट करता है, ये एंजाइम की सब क्लास को डिनोट करता है। उसके बाद 1 किसको डिनोट करता है, यानी जो थर्ड वाला नंबर है ये किसको डिनोट करता है, सब क्लास को, यानी सब क्लास के अंदर भी एक सब क्लास। तो इस तरीके से होता है। और ये जो हमारा लास्ट वाला नंबर है ये किसको डिनोट करता है, ये जो हमारा लास्ट वाला नंबर है ये हमारा सीरियल नंबर है। ये इंडिकेट करता है कि किस सीक्वेंस में सब क्लास में एंजाइम को ऐड किया गया। यानी जो हमारी सब क्लास है उस लिस्ट में एंजाइम को किस ऑर्डर में किया गया। कोई एंजाइम अगर पहले नंबर पर किया गया होगा तो उसका लास्ट नंबर 1 होगा, दूसरे पे किया गया होगा तो उसका लास्ट नंबर 2 होगा। हर एक एंजाइम की अपनी एक क्लास होती है, सब क्लास होती है और सब क्लास के अंदर सब क्लास होती है। तो उस सब क्लास में किस ऑर्डर में उसको ऐड किया गया, किस उस लिस्ट में किस ऑर्डर में ऐड किया गया, इस बेसिस पर हम लोग क्या करते हैं, एंजाइम्स को ये जो लास्ट लेटर होता है, लास्ट नंबर होता है, वो असाइन करते हैं। जैसे कि हमारा एक एग्जाम्पल है एल्कोहल डीहाइड्रोजनेज का। एल्कोहल डीहाइड्रोजनेज का नंबर है या जिसका नाम है वो है EC 1111, ठीक है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं 1 ही इसकी मेजर क्लास है, 1 ही इसकी सब क्लास है और 1 ही सब क्लास है और 1 ही इसका लास्ट नंबर है, जो कि ये बताता है कि इसकी सब क्लास में इसको पहले नंबर पर ऐड किया गया, यानी सबसे फर्स्ट इसको ऐड किया गया था उस सब क्लास में। तो इस तरीके से ये हमारा एक एंजाइम क्लासिफिकेशन का सिस्टम होता है। अब आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से क्लासीफाई किया जाता है एंजाइम्स को। तो ये जो हमारा फर्स्ट इंटीजर होता है EC नंबर में, ये हमारा डिनोट करता है एंजाइम की क्लास को। तो अब हमने नाम तो देख लिया कि EC नंबर में नाम कैसे दिया जाता है और हर एक नंबर का मतलब क्या होता है। अब हम देखेंगे कि एंजाइम की क्लासेस कौन सी होती हैं, उनको कैसे क्लासीफाई किया जाता है। तो बेसिकली एंजाइम्स को 6 क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है। पहली जो क्लास है वो है EC1, वो है हमारी ऑक्सीडो रिडक्टेज। दूसरी जो क्लास है EC2, वो है हमारी ट्रांसफरेसेस। तीसरी क्लास है EC3 हाइड्रोलेसिस, देन लाइएसिस, आइसोमरेसिस एंड लाइगेसिस। इस तरीके से 6 मेजर क्लासेस होती हैं एंजाइम्स की। 6 मेजर क्लासेस में एंजाइम्स को क्लासीफाई किया गया है। अब एक एक करके हम इन सभी क्लासेस के बारे में देखेंगे कि ये जो एंजाइम्स जो इन क्लासेस से बिलोंग करते हैं वो किस रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं और क्या क्या उनके नाम होते हैं, ये सब चीज़ें हम देखेंगे अब। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं EC1 के बारे में, जो कि है हमारा ऑक्सीडो रिडक्टेज। तो हम देखते हैं कि ऑक्सीडो रिडक्टेज में क्या होता है। ऑक्सीडो रिडक्टेज में ऐसे एंजाइम आते हैं जो कि
ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस को कैटेलाइज करते हैं, यानी ऐसी रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं जहाँ पर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन या दोनों ही हो रहे होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ऑक्सीडेशन रिडक्शन जो हमारी रिएक्शन होती है उसको कैटेलाइज करने का काम करते हैं हमारे ऑक्सीडो रिडक्टेज। यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है जिससे कि हम आसानी से समझ सकते हैं कि एक स्पीशीज़ है हमारी, या एक रिएक्टेंट है ए और एक रिएक्टेंट है बी। अभी ये जो हमारा ए रिएक्टेंट है ये रिड्यूस्ड है और जो बी वाला है वो ऑक्सीडाइज्ड है। जब रिएक्शन होगी और एंजाइम यहाँ पर आएगा तो ए वाला हमारा ऑक्सीडाइज और बी वाला रिड्यूस हो जाएगा। तो बेसिकली ये जो इस तरीके की रिएक्शन होती है इनको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं या रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंजाइम के जो कि इस क्लास से बिलोंग करते हैं। सबसे पहला जो हमारा एग्जाम्पल है वो है ऑक्सीडेसिस। ऑक्सीडेसिस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, पर वो सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन को इनकॉर्पोरेट नहीं कराते हैं। अब ये सोचिए कि अगर किसी चीज़ का हम ऑक्सीडेशन करवा रहे हैं तो या तो हमको उसमें ऑक्सीजन को ऐड कराना पड़ेगा या उससे इलेक्ट्रॉन्स को लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी वो इलेक्ट्रॉन अगर लूज़ करेगी स्पीशीज़ तो वो ऑक्सीडाइज होगी। तो ये कुछ तरीके होते हैं ऑक्सीडेशन कराने के, या फिर अगर उसके पास हाइड्रोजन है तो उसको रिमूव कराना पड़ेगा, तब जाकर वो जो स्पीशीज़ है उसका ऑक्सीडेशन हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होता है। तो ऑक्सीडेसिस क्या करता है? ऑक्सीडेसिस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करता है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह, यानी ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है दूसरे वाली स्पीशीज़ से लेकर, और वो जो दूसरे वाली स्पीशीज़ होती है वो ऑक्सीडाइज हो जाती है, और यही चीज़ हमें करवानी है, और ऑक्सीजन रिड्यूस हो जाता है। पर यहाँ पर उस स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन कराने के लिए ऑक्सीजन को डायरेक्ट इनकॉर्पोरेट नहीं कराया जाता है, उसमें ऐड नहीं कराया जाता है। तो ये हमारा एंजाइम होता है ऑक्सीडेसिस। ये एक टाइप है ऑक्सीडो रिडक्टेसिस का, या कह लो कि ये एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल आता है ऑक्सीडेसिस का यानी ऑक्सीडो रिडक्टेसिस का, वो है हमारा डीहाइड्रोजनेसिस। अब डीहाइड्रोजनेसिस क्या करता है? वो ऑक्सीजन के अलावा दूसरे मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करता है एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, ताकि दूसरे जो हमारा मेन रिएक्टेंट होगा उसको ऑक्सीडाइज कराया जा सके। तो इसलिए किसी और सब्सटेंस का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वो उस मेन रिएक्टेंट से हमारा क्या करे, इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट कर ले, उससे ले ले इलेक्ट्रॉन्स, ताकि जो हमारा मेन रिएक्टेंट है वो ऑक्सीडाइज हो जाए। तो यहाँ पर कौन से मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं? यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है NAD। तो NAD जैसे मॉलिक्यूल्स इस्तेमाल किए जाते हैं डीहाइड्रोजनेसिस के द्वारा, ताकि वो NAD जो है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सके और जो दूसरी स्पीशीज़ को ऑक्सीडाइज करवा सके। फिर हमारी जो नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है वो आता है ऑक्सीजनेसिस। ऑक्सीजनेसिस एंजाइम जो होते हैं वो डायरेक्टली सबस्ट्रेट में ऑक्सीजन को इनकॉर्पोरेट करा देते हैं, सबस्ट्रेट के साथ ऑक्सीजन को ऐड करा देते हैं, जिस वजह से जो हमारा सबस्ट्रेट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। नेक्स्ट जो हमारा एग्जाम्पल आता है वो आता है परऑक्सीडेसिस। परऑक्सीडेसिस इस्तेमाल करता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड का यानी H2O2 का एज अ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। H2O2 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और जो हमारा रिएक्टेंट होता है या जो सबस्ट्रेट होता है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो पहली क्लास थी ये थी ऑक्सीडो रिडक्टेज। जो हमारी सेकंड क्लास आती है वो आती है ट्रांसफरेसिस। ट्रांसफरेसिस क्या करती है? जैसे कि इसके नाम से पता चलता है, ये जो एंजाइम होते हैं जो कि इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं ये ट्रांसफ़र रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। ये कोई ना कोई ग्रुप ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल पर। ठीक है, अब कौन कौन से ग्रुप ट्रांसफ़र कर सकते हैं? अमीनो ग्रुप, कार्बोक्सिल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप, मिथाइल ग्रुप, फॉस्फोराइल ग्रुप एंड असाइल ग्रुप। ये सब ग्रुप एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं ट्रांसफरेसिस। अब ये जो हमारे ट्रांसफरेसिस होते हैं इनके जो एंजाइम होते हैं उनके कॉमन नेम में हम मोस्टली ट्रांस शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं ऐसे एंजाइम्स के जो कि ट्रांसफरेसिस को बिलोंग करते हैं। पहले हम रिएक्शन देखते हैं कि किस तरीके से होती है ट्रांसफ़र की रिएक्शन। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है AB जिसमें कि हमें B ग्रुप को ट्रांसफ़र करना है और एक हमारे पास रिएक्टेंट है C। तो जो हमारे ट्रांसफरेसिस एंजाइम होते हैं वो B ग्रुप को C को ट्रांसफ़र कर देंगे, यानी A से लेकर उसको C में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो ये रिएक्शन जो कैटेलाइज करते हैं वो ट्रांसफरेसिस कहलाते हैं। तो ट्रांसफरेसिस में हमारे पास डिफरेंट एंजाइम आते हैं, जैसे कि एक आता है हमारे पास ट्रांस कार्बोक्साइलेसिस। तो ट्रांस कार्बोक्साइलेसिस क्या करता है? कार्बोक्सिलेट ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र अ कार्बोक्सिलेट ग्रुप टू दी सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट को ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप ट्रांसफ़र करता है।
फिर नेक्स्ट हमारा आता है ट्रांस अमीनेसेस। ट्रांस अमीनेसेस क्या करता है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, अमीनो ग्रुप को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम अमीनो एसिड्स टू कीटो एसिड्स। तो इसका फंक्शन क्या है, इट ट्रांसफर्स अमीनो ग्रुप फ्रॉम अमीनो एसिड्स टू कीटो एसिड्स। फिर हमारा आता है काइनेसिस। काइनेसिस क्या करता है, ये फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम एटीपी। तो ये क्या करता है, फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करता है फ्रॉम एटीपी। ठीक है, इस तरीके से हमारा होता है कि एटीपी से सबस्ट्रेट को ये फॉस्फेट देगा। फिर हमारा नेक्स्ट होता है फॉस्फोराइलेसिस। तो फॉस्फोराइलेसिस क्या करता है, ट्रांसफ़र इनऑर्गेनिक फॉस्फेट टू अ सबस्ट्रेट। फॉस्फोराइलेसिस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ट्रांसफ़र करते हैं हमारे सबस्ट्रेट को। तो इस तरीके से ये कुछ एंजाइम होते हैं जो कि ट्रांसफरेसिस क्लास को बिलोंग करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारी क्लास आती है EC3 जो कि होती है हमारी हाइड्रोलेसिस। अब हाइड्रोलेसिस कौन से एंजाइम होते हैं, जैसे कि इसके नाम से हमें पता चलता है कि ये ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज करते हैं किसी भी चीज़ को, यानी जो हाइड्रोलिसिस की हमारी रिएक्शन होती है उसको कैटेलाइज करते हैं। बेसिकली हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, वाटर की हेल्प से क्लीवेज होता है बॉन्ड का। किसी भी कंपाउंड या किसी भी जो स्पीशीज़ है उनके बीच का बॉन्ड जो है ब्रेक होगा विद द एडिशन ऑफ वाटर, तो इसलिए इसको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं रिएक्शन को। हमारे पास ये दो एलिमेंट्स हैं A और B जो मिलकर एक कंपाउंड बना रहे हैं AB। इसका लाइसिस होगा, इन दोनों की बॉन्ड जो है उसका लाइसिस हो जाएगा, वो बॉन्ड टूट जाएगा और वाटर यहाँ पर ऐड होगा। तो वाटर कैसे ऐड होगा, एक को H मिल जाएगा और दूसरे को हमारा OH मिल जाएगा, तो AH और BOH इस तरीके से हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल्स हैं फॉस्फोडाइस्ट्रेसिस, यहाँ पर ये क्लीव करता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को, इसलिए इसका नाम है फॉस्फोडाइस्ट्रेसिस। फिर है हमारा फॉस्फेटेसिस, ये रिमूव करता है फॉस्फेट को फ्रॉम अ सबस्ट्रेट, यानी किसी भी सबस्ट्रेट से फॉस्फेट को रिमूव करने का काम करते हैं फॉस्फेटेसिस। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है पेप्टाइडेसिस। पेप्टाइडेसिस क्या करते हैं, अमाइड बॉन्ड को क्लीव करते हैं, मेनली जो कि हमारी प्रोटीन में पाया जाता है। तो प्रोटीन में जो बॉन्ड्स पाए जाते हैं उनको क्लीव करने का काम हमारे पेप्टाइडेसिस करते हैं। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे हमारे हाइड्रोलेसिस क्लास के। फिर नेक्स्ट हमारा आता है लाइसिस। तो लाइसिस जो हमारा एंजाइम है वो क्या करता है, वो भी बॉन्ड को ब्रेक कराता है। तो हाइड्रोलेसिस में भी बॉन्ड ब्रेक होता था और लाइसिस में भी बॉन्ड ब्रेक होता है, यानी लाइसिस एंजाइम भी बॉन्ड ब्रेक कराता है, पर वो वाटर का एडिशन नहीं करता, वो कुछ और मैकेनिज्म करता है जिससे कि हमारा बॉन्ड जो है ब्रेक हो सके। ये कौन कौन से ब्रेक करवाता है, कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड और कार्बन सल्फर बॉन्ड, ये सब बॉन्ड ये क्लीव करवाता है। एंड अदर बॉन्ड्स बाय मीन्स ऑफ अदर देन हाइड्रोलिसिस और ऑक्सीडेशन, यानी कि लाइसिस एंजाइम जो है ना तो वो ऑक्सीडेशन करवाता है ना ही हाइड्रोलिसिस कराता है, फिर भी वो जो बॉन्ड्स होते हैं उनको क्लीव करा देता है। बेसिकली ये जो बॉन्ड होता है ये क्लीव कराता है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन से, ये किसी भी एक ग्रुप को एलिमिनेट कराता है, जिस वजह से हमारा डबल बॉन्ड बन जाता है या रिंग स्ट्रक्चर बन जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कई बार ये बॉन्ड ब्रेक कराकर ग्रुप्स को ऐड भी करा देता है, जैसे कि अगर हमारे पास एक कंपाउंड है जिसमें दो एलिमेंट्स है A और B, उनके बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये उसमें HX का एडिशन करा देगा, तो बॉन्ड टूट जाएगा और A के साथ X आ जाएगा और B के साथ H आ जाएगा हमारा। तो इस तरीके से लाइसिस हमारा करता है। लाइसिस के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। तो जो सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है वो है एल्डोलेसिस। तो एल्डोलेसिस क्या करता है, एल्डिहाइड को रिमूव कराता है, किसकी हेल्प से, हमारी एलिमिनेशन रिएक्शन की हेल्प से ये एल्डिहाइड को रिमूव कराता है। फिर नेक्स्ट हमारा आता है सिंथेसिस। तो जो हमारे सिंथेसिस होता है ये दो मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, लिंक करने का काम करता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एटीपी। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल्स को लिंक कर देता है और उसमें ये एटीपी का इस्तेमाल भी नहीं करता है। नेक्स्ट हमारे आता है डिहाइड्रेसिस। तो नेक्स्ट हमारा आता है डिहाइड्रेटेसिस। ठीक है, तो ये जो हमारा डिहाइड्रेटेसिस होता है ये H2O को रिमूव करा देता है, क्योंकि इसके नाम से पता चल रहा है कि ये डिहाइड्रेशन करवा रहा है, तो ये क्या करता है, H2O का रिमूवल करा देता है वाया एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी H2O को एलिमिनेट कर देता है सबस्ट्रेट में से। नेक्स्ट हमारा आता है डी कार्बोक्सिलेसिस। ये क्या करता है, CO2 को रिमूव करा देता है वाया एलिमिनेशन रिएक्शन, यानी ये CO2 को हमारा रिमूव करा देता है। तो इस तरीके से हमारा होता है ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं लाइसिस के। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी पर, या नेक्स्ट जो हमारी क्लास है वो है आइसोमरेसिस। आइसोमरेसिस क्या करते हैं, आइसोमरेसिस कैटेलाइज करते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट को। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो रीअरेंजमेंट होते हैं उनको हम इंट्रामॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट बोलते हैं, जिसकी वजह से हमें आइसोमेरिक फॉर्म्स मिल जाते हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिए कि हमारे पास एक कंपाउंड है जिसके पास दो एलिमेंट है A और B।
तो यहाँ पर जब इसका रीअरेंजमेंट हो जाएगा तो ये BA हो जाएगा, मतलब बस ये समझ लीजिए कि ग्रुप्स इधर से उधर रीअरेंज हो जाते हैं, बाकी जो केमिकल कंपोजिशन है वो बिल्कुल सेम रहती है। तो इस तरीके से आइसोमरेसिस एंजाइम इस रिएक्शन को कैटेलाइज करता है जो यहाँ पर शो की हुई है। आइसोमरेसिस के एग्जाम्पल हैं म्यूटेसिस। म्यूटेसिस ऐसे एंजाइम होते हैं जो कि इंट्रामोलिकुलर ट्रांसफ़र करते हैं फंक्शनल ग्रुप का। तो फंक्शनल ग्रुप्स जो होते हैं जैसे कि हमारा एल्कोहल हो गया, एल्डिहाइड, कीटोन्स, कार्बोक्सिल, ये सब फंक्शनल ग्रुप होते हैं, इनका इंट्रामोलिकुलर रीअरेंजमेंट करवाने का काम हमारा म्यूटेसिस करता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है सिस ट्रांस आइसोमरेज। तो सिस ट्रांस आइसोमरेज क्या करता है, आइसोमराइजेशन रिएक्शन को कैटेलाइज करता है। जो हमारे ज्योमेट्रिक आइसोमर्स होते हैं उनके अंदर आइसोमराइजेशन रिएक्शन होती है, उसको कैटेलाइज करने का काम सिस ट्रांस आइसोमरेज करता है। क्योंकि इसके नाम से हमें पता चल रहा है सिस और ट्रांस हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है एपीमरेसिस। एपीमरेसिस हमारा क्या करता है, कैटेलाइज करता है इन्वर्जन को। किसके इन्वर्जन को, एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स। तो जो एसिमेट्रिक कार्बन एटम्स होते हैं उनके इन्वर्जन को कैटेलाइज करने का काम हमारे एपीमरेसिस करते हैं। उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है रेसीमरेसिस, जो कि क्या करता है, या फिर इसको हम रेसीमेसिस कहेंगे। तो रेसीमेसिस क्या करता है, इंटर कन्वर्ट करता है L और D स्टीरियो आइसोमर्स को। जो L और D स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं उनको इंटर कन्वर्ट करने का काम करता है, यानी L फॉर्म को D फॉर्म और D फॉर्म को L फॉर्म बनाने का ये काम करता है। जो हमारी नेक्स्ट क्लास है वो है लाइगेसिस। लाइगेसिस क्या करती है, जोड़ने का काम करते हैं, यानी जो एंजाइम्स जोड़ने वाली रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं वो हमारे लाइगेसिस होते हैं। लाइगेसिस किसको कैटेलाइज करते हैं, ये कैटेलाइज करते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड की फॉर्मेशन को, कार्बन सल्फर बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड एंड कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। ये जितनी भी रिएक्शन है इनको करवाने का काम हमारे लाइगेसिस करते हैं। द एनर्जी फॉर दीज रिएक्शंस इज ऑलवेज सप्लाइड बाय ATP हाइड्रोलिसिस। जो हमारा लाइगेज एंजाइम होता है वो हमेशा ATP के हाइड्रोलिसिस पर ही काम करता है, यानी ATP का हाइड्रोलिसिस होता है जिस वजह से एनर्जी मिलती है ताकि ये बॉन्ड फॉर्मेशन हो सके और दो एलिमेंट्स आपस में जुड़ सकें। तो यहाँ पर एक रिएक्शन दिखाई हुई है कि जैसे मान लीजिए हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं A और B, इनको अब हमें क्या करना है, लाइगेट करना है। तो यहाँ पर ATP का इस्तेमाल होगा, ATP हाइड्रोलाइज होगी जिससे एनर्जी मिलेगी और ये जो हमारा A और B है इनके बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ये लाइगेट हो जाएंगे और ATP का हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें ADP मिलता है, ये हम सब जानते हैं। अब इसका एग्जाम्पल है कार्बोक्सिलेसिस, जो कि क्या करता है, CO2 को एज अ सबस्ट्रेट इस्तेमाल करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमने पीछे दो तरीके के एंजाइम्स पढ़े, एक पढ़े सिंथेटेसिस और एक पढ़ा सिंथेसिस। तो इनमें क्या फ़र्क है, जो हमारे सिंथेसिस होते हैं वो कैटेलाइज करते हैं कंडेंसेशन रिएक्शन, जहाँ पर कोई भी ATP या GTP की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है। तो सिंथेसिस क्या कैटेलाइज करते हैं, कंडेंसेशन को, जहाँ पर हमें ATP और GTP की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर जो हमारे दूसरे टाइप के होते हैं सिंथेटेसिस, वो भी कैटेलाइज करते हैं कंडेंसेशन को, पर वो ATP और GTP का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए इनमें थोड़ा सा ये डिफरेंस हो जाता है। और दूसरी चीज़ के जो हमारे सिंथेज एंजाइम होते हैं वो एक लाइज होते हैं, ठीक है, जबकि जो हमारे सिंथेटेज होते हैं वो हमारे लाइगेज होते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरीके से जो हमारे सिंथेज हैं वो लाइज एंजाइम का टाइप है और सिंथेटेज हमारे लाइगेज एंजाइम का टाइप है। तो बच्चों इस तरीके से ये हमारी 6 मेजर क्लासेस हो जाती हैं एंजाइम्स की। तो ये पूरा हमारा क्लासिफिकेशन हो जाता है कि किस तरीके से एंजाइम्स को डिफरेंट क्लासेस में क्लासीफाई किया गया है और इसी के अकॉर्डिंग कैसे उनकी नेमिंग की गई है। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और रेप्लिका वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें।